आज से 75 साल पहले दो देश एक साथ आजाद हुए थे। Night hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में। वहीं एक देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, मैं बात कर रहा हूँ भारत की। वहीं दूसरे देश के हालात बहुत बुरे हैं और वो देश है पाकिस्तान। वहीं आज के समय में पाकिस्तान ऐसा देश है जो दिवालिया होने वाला है, यानी पाकिस्तान के एक हाथ में परमाणु बम है और दूसरे में कटोरा लेकर भीख मांगते हैं। एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। वहीं इस समय पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व केवल $2.9 बिलियन है, जिसमें पाकिस्तान अगले कुछ हफ्तों तक चीजें इंपोर्ट कर सकता है। और इस समय पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है, जिसमें पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दूसरे देशों से मदद भी नहीं मिल रही है। वहीं IMF ने पाकिस्तान को $1.1 बिलियन लोन देने से भी मना कर दिया है। वहीं इस समय पाकिस्तान के सबसे अच्छे दोस्त कहे जाने वाले चीन ने भी पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया है। वहीं शहबाज शरीफ ने कहा कि हम दूसरे देशों में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम फिर से भीख मांगने आ गए हैं। आपसे हर दफा आता है, आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। और पाकिस्तान कर्ज के मामले में नित नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। आखिर पाकिस्तान में भीख मांगने यानी कर्ज लेने की शुरुआत कब हुई? 1947 को पाकिस्तान बना और उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें दो सुपर पावर के बीच होड़ लगी हुई थी, जिसमें एक तरफ था USA और दूसरी तरफ था USSR। तो इस समय भारत नॉन अलाइंस मूवमेंट में शामिल हो गया, यानी भारत का कहना था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं है। वही पाकिस्तान अमेरिका के गुट में शामिल हो गया। 1950 में पाकिस्तान की GDP $3 बिलियन थी और पाकिस्तान में ग्रोथ रेट 1.8% थी। पाकिस्तान की अस्थिर सरकारों के कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते रहे। एग्जाम्पल 1947 से 1958 तक, यानी पाकिस्तान की शुरुआती 11 सालों में 7 प्रधानमंत्रियों ने शासन किया। 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसके बाद 27 अक्टूबर को अयूब खान ने खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अयूब खान ने पाकिस्तान में कई सुधार किए। इस कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी साउथ एशिया के देशों के मुकाबले 3 गुना तेजी से बढ़ रही थी। अयूब खान के शासनकाल में पाकिस्तान की इकोनॉमी में ग्रोथ 5.82% बढ़ रही थी, लेकिन 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध से मिली हार के कारण पाकिस्तान की GDP में 20% गिरावट आई। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते तो उन्होंने किसको ललकारा। इस समय पाकिस्तान ने IMF से $3 बिलियन का लोन लिया और इसके बाद पाकिस्तान ने 1965 में IMF से $4 बिलियन और फिर $2 बिलियन का फिर से लोन लिया। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पाकिस्तान से बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। इस कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी में काफी डाउनफॉल आया। 1971 के युद्ध में ग्रोथ रेट 0.47% रही और 1972 में 0.81% रही। इसके बाद पाकिस्तान ने अगले 3 सालों में $3 बिलियन लोन लिया और इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो सत्ता में आए। लेकिन 5 जुलाई 1970 को जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता से बेदखल कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान में जियाउल हक का दौर आया, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का गोल्डन एज माना जाता है। वहीं इस समय सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, इसलिए अमेरिका ने सोवियत संघ को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर एक आर्मी तैयार की, जो सोवियत के खिलाफ अफगानिस्तान में जाकर लड़ेगी। उन्हें मुजाहिदीन कहा गया। इसलिए अब अमेरिका से फंडिंग और वॉर मटेरियल पाकिस्तान में आ रहा था, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को $7 बिलियन दिए। साल 1983 में पाकिस्तान को अमेरिका ने $3.2 बिलियन और दिए। अमेरिका की इतनी बड़ी मदद से पाकिस्तान की इकोनॉमी में बूस्ट मिला। इस कारण पाकिस्तान ने IMF से लोन लेना बंद कर दिया था। इस समय पाकिस्तान ने तरक्की तो की, लेकिन वो भी अपने दम पर नहीं बल्कि अमेरिका की मदद से। वहीं इस समय पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में तेजी आई। इसके अलावा पाकिस्तान के लोग जो दूसरे देशों में काम कर रहे थे वो भी पाकिस्तान में पैसा भेज रहे थे। इस कारण जियाउल हक आर्मी पर लगातार खर्च बढ़ा रहे थे। इस कारण 1988 में पाकिस्तान का कुल कर्ज $290 बिलियन पहुंच गया था। 17 अगस्त 1988 को जियाउल हक की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। इसके बाद पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का दौर आया और 1996 आते आते पाकिस्तान का कुल कर्ज $900 बिलियन क्रॉस कर चुका था। लेकिन इस समय तक पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन कई मामलों में भारत से आगे
थी। यस, क्योंकि 1990 की शुरुआत में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम इंडिया से 25% ज्यादा थी, जहां 1992 में भारत की 52% आबादी की डेली इनकम $1 से कम थी। वहीं इस समय पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन में सिर्फ 11% पॉपुलेशन ऐसी थी जो $1 से कम कमा रही थी। इसके बाद 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो G8 ग्रुपों ने पाकिस्तान पर कई सैंक्शन लगा दिए। इस एक गलती ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तगड़ा झटका दिया। इस समय GDP ग्रोथ रेट केवल 2.55% रह गई थी और कारगिल वॉर ने पाकिस्तान की बाकी कसर पूरी कर दी। इस कारण अब फिर लोन लेने के लिए पाकिस्तान ने IMF का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद 9/11 हमले के बाद पाकिस्तान के फिर से अच्छे दिन आने लगे, क्योंकि अमेरिका ने जिन मुजाहिदीनों को सोवियत संघ के खिलाफ तैयार किया था वो अब पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाने लगे। इस कारण अमेरिका टेररिज्म को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में फिर से अमेरिका से पैसा आने लगा। इस कारण पाकिस्तान में 2001 से 2007 तक पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 17% से बढ़कर GDP का 23% हो गया। अमेरिका ने 2002 में $11 बिलियन पैसे पाकिस्तान को दिए। इसके अलावा 2003 से 2007 के बीच पाकिस्तान की GDP लगातार 5% रेट से बढ़ रही थी। यानी पाकिस्तान ने उस दौर में तरक्की तो बहुत की, लेकिन पाकिस्तान ने कोई लॉन्ग टाइम पॉलिसी नहीं अपनाई। इस कारण पाकिस्तान का ये अच्छा टाइम हाथ से निकल गया। फिर 2010 में पाकिस्तान में बाढ़ आई, जिसने पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके बाद 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने कभी सऊदी अरब, अमेरिका और चीन जैसे देशों से कर्ज लिया। वहीं इमरान खान यही नहीं रुके, इसके बाद भी इमरान खान पाकिस्तान के हालात सुधारने में असफल रहे, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान को कर्ज में डुबो दिया। इसके बाद पाकिस्तान में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन पिछले साल आई बाढ़ ने पाकिस्तान के हालात और भी खराब कर दिए। यानी पाकिस्तान की कंगाली में आटा गिला जैसी हालात हो गई थी। इस बाढ़ ने पाकिस्तान के $30 बिलियन का नुकसान हो गया। इस बाढ़ में 80% फसल बर्बाद हो गई और 80 लाख लोग बेघर हो गए। पाकिस्तान ने इन हालातों से निपटने के लिए $10 बिलियन का कर्ज ले लिया। इस कारण अब पाकिस्तान का पूरा कर्ज $290 बिलियन हो गया है। एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2022 में CPI की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें पाकिस्तान की रैंक 140वीं थी। वहीं पाकिस्तान की आर्मी को दुनिया की सबसे करप्ट आर्मी माना जाता है। पाकिस्तान के जनरल बाजवा की संपत्ति 1200 करोड़ की है। वहीं पाकिस्तान के कई आर्मी ऑफिसर विदेशों में रहते हैं, तो इनके पास आखिर इतना पैसा आया कहां से? जनरल बाजवा आर्मी में आने से पहले इनके परिवार का कोई बड़ा कारोबार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मिलिट्री में बाजवा की रैंक बढ़ती गई वैसे इनके परिवार का कारोबार बढ़ता गया। आज बाजवा के पास 99 कंपनियां और इनके परिवार के नाम पर 12 कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है, जिसमें 2 शॉपिंग सेंटर और अमेरिका में 2 घर भी शामिल है। और ये भी आरोप है कि जनरल बाजवा ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करोड़ों खर्च किए, जिसमें 1.45 करोड़ से अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदी। आप ही सोचिए, आज से 20 साल पहले एक भी कंपनी का मालिक नहीं था जनरल बाजवा, वहीं आज 99 कंपनियों का मालिक कैसे बन गया बाजवा का परिवार। वहीं पाकिस्तान के इन 75 सालों में जितने भी प्रधानमंत्री बने वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। पाकिस्तान के इस हालात के पीछे कारण यह भी है कि पाकिस्तान में छोटी से छोटी चीज इंपोर्ट करते हैं। वहीं पाकिस्तान का मिनिस्टर अपनी आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप चाय पीना कम कर दे, क्योंकि पाकिस्तान सरकार चाय को भी उधार देकर इंपोर्ट करते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के खिलाफ टेररिज्म को यूज करता है, ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ी गलती की वो अपने देश को टेररिज्म हब बना दिया। जो पैसे लोगों के विकास के लिए खर्च किए जाने चाहिए, उन पैसों को पाकिस्तान ने आतंकवाद बढ़ाने, खासकर भारत के खिलाफ टेररिज्म बढ़ाने में खर्च किए। जो हालात आज पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान के पास केवल अब 13 दिनों का पैसा बचा है, वही हालात भारत के 1991 में थे। उस समय भारत के पास केवल 15 दिनों का पैसा बचा, यानी भारत 15 दिनों तक चीजें इंपोर्ट कर सकता था। इसके बाद भारत कभी भी डिफॉल्ट हो सकता था। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में LPG रिफॉर्म लाई, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म को शॉर्टकट में इन्हें LPG रिफॉर्म कहा जाता है। और आज भारत वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। वहीं देखना होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में सुधार आता है या फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार कहा था कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से ऊंची और समुद्र से भी गहरी है। यानी पाकिस्तान का जिगरी यार चीन आखिर पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर रहा। आज पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज उसके जीडीपी का करीब 78% पहुंच गया है। अब पाकिस्तान का पूरा कर्ज 290 बिलियन डॉलर हो गया है। अब पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व 2.9 बिलियन डॉलर रह गया है। वहीं पाकिस्तान को दिया गया चीन का ज्यादातर कर्ज सीपेक प्रोजेक्ट पर है। वहीं चीन ने सीपेक के जरूरी हिस्सों पर काम करवा लिया है। इस कारण चीन सीपेक में इन्वेस्टमेंट घटा रहा है। द विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कहते हैं कि जब चीन ने श्रीलंका को 2 साल की कर्ज की राहत दी थी तो चीन पाकिस्तान की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आया। इसके पीछे कई वजह हो सकती है। श्रीलंका के कुल कर्ज का 52% हिस्सा चीन का है। वहीं पाकिस्तान पर चीन का कुल कर्ज करीब 30% है। वहीं चीन का मकसद भारत के मुकाबले में खड़ा होना है, जिसने हाल ही में श्रीलंका के लिए IMF को वित्तीय गारंटी दी है। इसके अलावा सीपेक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चाइनीज वर्कर को बलूच आर्मी मार रही है। एग्जाम्पल जैसे 26 अप्रैल को कराची में 3 चाइनीज वर्कर मारे गए। 14 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा में बम ब्लास्ट में 10 चाइनीज नागरिकों की मौत हो गई। 28 जुलाई को कराची में चीनी नागरिकों की गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई। यानी इस तरह के पाकिस्तान में चाइनीज वर्कर पर अटैक अब आम बात हो गई है। इस कारण चीन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा की मांग की है। इस कारण अब पाकिस्तान की सरकार सीपेक प्रोजेक्ट पर काम करे चाइनीज वर्कर को बुलेट प्रूफ कार देगी। 30 जनवरी को IMF की एक टीम पाकिस्तान में आई। 9 फरवरी तक इनकी पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत चलती रही। इस 10 दिन चले मीटिंग के बाद IMF की टीम बिना कर्ज दिए वापस लौट गई। लेकिन इस IMF की मीटिंग में कोई हल नहीं निकला। वहीं पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार ने कहा कि रूटीन प्रोसेस की वजह से पाकिस्तान को कर्ज मिलने में देरी हुई है। लेकिन IMF ने पाकिस्तान के सामने 3 शर्तें रखी है, जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की बेल आउट पैकेज की कंडीशन हमारे सोच से भी परे है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सामान के निर्यात पर टैक्स में छूट दे, ताकि जब माल दूसरे देशों में जाएगा जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत होगी। IMF की दूसरी शर्त है कि पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर की कमी न हो, इसलिए दूसरे देशों से कर्ज ले। वहीं IMF का कहना है कि पाकिस्तान पहले से ही कर्ज का सामना कर रहा है, इसमें टैक्स बढ़ाने की सलाह दी गई है। इसलिए शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF ने जो शर्तें रखी है वो बहुत कठिन है और IMF का कहना है कि पाकिस्तान यदि ये 3 शर्तों को पूरा करता है तो ही उसे लोन मिलेगा। वहीं यदि इन शर्तों को मान भी लिया जाए तो पाकिस्तान की सभी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगेगी, जिससे पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे। वहीं पाकिस्तान सरकार चुनाव के इतने करीब इस तरीके के रिस्क लेने से बचना चाहेगी, क्योंकि पाकिस्तान में अगस्त में चुनाव होने वाले हैं। वहीं इस समय सारी उम्मीदें IMF पर टिकी है, क्योंकि पाकिस्तान के सामने इन शर्तों को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी परिस्थिति है, क्योंकि यदि पाकिस्तान इन शर्तों को मान भी लेता है तो जनता पर पहले से पड़ रही महंगाई की मार दुगनी हो जाएगी। वहीं पाकिस्तान के कई विशेषज्ञों का कहना है कि IMF का पैकेज भले ही पाकिस्तान को अभी डिफॉल्ट होने से बचा ले, लेकिन यह पाकिस्तान की सभी समस्याओं का हल नहीं है। कि पाकिस्तान एक हकीकत है। नहीं मिस्टर जिन्ना, मैं ये 2 राष्ट्रों वाली बातों के खिलाफ हूँ। हमें इस देश में रहकर ही अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लड़ना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आज हमारे बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर फूट है। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको ये बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं, बल्कि अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा।